अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एंग्जाइटी पे एक और वीडियो लेके आया हूँ। आप भी कहेंगे कि ये क्या बात है, एंग्जाइटी पे इतने वीडियोस क्यों? असल बात यह कि ये सिर्फ तीसरा वीडियो है और एंग्जाइटी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है और इसकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। देयर आर टू मेनी वेज इन विच एंग्जाइटी अटैक्स अस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से या मुख्तलिफ़ जो साइकोथेरेपी में या साइकोलॉजी में या सेल्फ हेल्प के जो मेथड्स हैं एंग्जाइटी के, हम उन पे सैर हासिल बहस करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड पॉइंट यू टू दिस द वीडियो, जो आपको उसका लिंक नज़र आ रहा है। एंग्जाइटी के बारे में पहला वीडियो था और उसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह एंग्जाइटी को मैनेज करने के कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि ज़रा इसमें कुछ इन डेप्थ बात हो ताकि आप लोग इस सिचुएशन की ग्रेविटी को महसूस कर सकें। दोज ऑफ यू हु सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी, आपको तो पता है कि इसकी क्या ग्रेविटी है, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट या वो थेरेपिस्ट जिनको सिवियर एंग्जाइटी अटैक्स नहीं होते या पैनिक अटैक्स नहीं होते या हेल्थ एंग्जाइटी नहीं फील होती या बहुत सिवियर सोशल एंग्जाइटी नहीं फील होती, तो आपको थोड़ा सा एहसास दिलाने के लिए कि जब आपके पास एंग्जाइटी के साथ कोई क्लाइंट आता है तो डू नॉट undermine them, do not invalidate them, do not say कि नहीं जी ये बस आपकी सोचों में है और बस ये वो। try to understand कि this is a very serious problem, और वो serious problem होती क्यों है उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत उसकी philosophical underpinnings भी समझ आएँ और थोड़ी बहुत ये कि हम इस प्रॉब्लम की जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उन सब पे हमारी ग्रास्प हो, हमारी ग्रिप हो। तो आज बात करते हैं एंग्जाइटी की, और मैं एंग्जाइटी को कहता हूं कि एंग्जाइटी के जिस पहलू को भी आप स्टडी करने लगें, इट इज़ अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होती है? जब एक चीज़ जो है वो अपने मुतज़ाद को भी, अपने ऑपोजिट को भी अपने अंदर लिए होती है। तो हमें ये समझना है कि एंग्जाइटी जो है वो एक पैराडॉक्स है, एक मुहिम्मा है, एक पज़ल है, और उस पज़ल के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आइए बात करते हैं एंग्जाइटी अ पैराडॉक्स। आप सबको मालूम है कि हमारे अंदर कुछ बेसिक इमोशंस हैं। उन बेसिक इमोशंस में से एक बेसिक इमोशन है फियर, यानी खौफ। आम तौर पे ये खौफ जो है ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। मसलन किसी को छिपकली से डर लगता है, तो किसी को चूहे से डर लगता है, और सांप से डर लगता है, और सांप से डरना भी चाहिए। इसी तरह बाज़ लोगों को जो है वो मौत का खौफ होता है, और इसी तरह हम कहते हैं कि जी अल्लाह से डरो, और अल्लाह से डरना भी जो है वो एक खौफ की एक अच्छी किस्म समझी जाती है। सो देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फियर्स। इस पे मेरी PhD स्टूडेंट्स थी, अब माशाल्लाह PhD कर लिया उन्होंने, डॉक्टर राबिया फ़ारूकी उनका नाम है। तो उनके साथ जब हम PhD का वो काम कर रही थी फियर पे, तो हमने इस पे काफ़ी बहस की थी कि लोग जो हैं वो किस किस किस्म की चीज़ों को फियर करते हैं, किन किन किस किस्म की चीज़ों से डरते हैं। तो हमें वहाँ पे ये इस चीज़ को भी स्टडी करना था कि फ़ियर होता क्या। अब सवाल ये है कि फ़ियर और एंग्जाइटी का क्या ताल्लुक़ है, तो आप समझें कि चोली दामन का साथ है। यानी फ़ियर इज़ एक्चुअली एंग्जाइटी। Fear is at the root of anxiety. एंग्जाइटी का जो एसेंस है, जो उसकी एसेंशियल इमोशन है, जो उसकी अनप्लेजेंट साइड है, जो कि उसको तकलीफ दह बनाती है, वो असल में खौफ है, फियर है, डर है। यानी एंग्जाइटी को आमतौर पे लोग तर्जुमा करते हैं तशवीश। तो तशवीश जो है असल में खौफ की एक किस्म है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फियर, इट इज़ अ काइंड ऑफ फियर। आगे चलते हैं। अब फियर का एक पर्पज़ होता है। मसलन सांप से हम डरते हैं, और सांप जो है हमारे बरसगीर में आमतौर पे जहरीले होते हैं, तो जब वो काटते हैं तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। तो इसलिए सांप का खौफ एक बायोलॉजिकली मैं कहूँगा इंस्टिंक्टिव एक खौफ है, हमारे अंदर प्रोग्राम्ड है। तो जब हमें सांप या उस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है तो हम उससे खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, भागते हैं, चीखते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, बहुत फॉर्म्स में उसको एक्सपीरियंस करते हैं। सो दैट इज़ फियर एंड दैट्स अ नेचुरल काइंड ऑफ फियर। अब सवाल ये है कि वो इस किस्म का फियर जो है एक्सटेंड होता है जैसे हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस में, जो कि बज़ाते खुद इंट्रिंसिकली फियर इंड्यूसिंग नहीं होनी चाहिए। मसलन इम्तिहान,
आपका एग्ज़ाम आने वाला है, इम्तिहान होने वाले हैं और अब आपको डर लगना शुरू हुआ है। वैसे ही डर लग रहा है जैसे कि कोई सांप से डर रहा हो या कैसे कोई चूहे से डर रहा हो। लेकिन इस खौफ में जो एक बात है कि ये तो एक तवील दौरानिए पे रहता है, यानी जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता तब तक वो खौफ आपके साथ साथ रहता। दूसरा ये है कि इस खौफ का मकसद कुछ और है। जो तो सांप को देखने से खौफ आता है उसका मकसद ये है कि आप वहाँ से भागें। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं ना। जब खौफ आता है तो आप उस सिचुएशन से भागेंगे, जब आप उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे या उसे भागेंगे तो आप बच जाएंगे। दैट इज़ हाउ नेचर प्रोग्राम्ड अस। लेकिन अब इम्तिहान ऐसी चीज़ है कि हमने अब दाखिला तो खुद लिया है और हम पढ़ाई भी खुद कर रहे हैं। एग्ज़ाम ऐसी चीज़ है जिससे अब हम भाग नहीं सकते, और अगर हम भागने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? तो एग्ज़ाम का जो खौफ है, एग्ज़ाम का खौफ जो है वो हमें क्या करता है, वो हमें मोटिवेट करता है कि हम इम्तिहान की तैयारी करें क्योंकि हम फ़ेल ना हो जाएं। तो ये डर जो है वो असल में इम्तिहान का डर नहीं है, इम्तिहान में फ़ेल होने का डर है। और अगर हम इसे सही तरह से समझ पाएँ कि ये इम्तिहान का डर नहीं है, स्टडीज़ का डर नहीं है, बल्कि इम्तिहान से फ़ेल होने का डर है, तो फिर हम मेहनत करेंगे। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, हम इम्तिहान को और स्टडीज़ को उस ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली, जैसे कि वो सांप हो। तो हम स्टडीज़ को जब अवॉइड करते हैं, एग्ज़ाम के बारे में सोचने को अवॉइड करते हैं, तो हमारी एंग्जाइटी चली जाती है, दूर हो जाती है, तो हम समझते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें फिर ख्याल आता है, क्योंकि हम सोचने समझने वाले इंसान हैं, कि जनाब हमने तो तैयारी करनी है एग्ज़ाम की। तो जैसे ही तैयारी का ख्याल आता है फिर से एंग्जाइटी आती है, और जब तक फिर हम उस ख्याल को अपने जहन से निकाल नहीं देते, किताबों से दूर नहीं चले जाते, एंग्जाइटी नहीं जाती। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़ कि द फियर शुड बी ऑफ फेलियर ओनली, नॉट ऑफ द एग्ज़ाम, नॉट ऑफ द स्टडीज़। और इस जनरलाइजेशन को हमें ब्रेक करना है। कैसे करना है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ समझाना चाह रहा था कि किस तरह एंग्जाइटी इज़ अ फॉर्म ऑफ फियर। फियर में हम सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, उससे भागते हैं। एंग्जाइटी में हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि हमने भागना नहीं है, क्योंकि एंग्जाइटी के मामले में जो डर गया वो मर गया। एंग्जाइटी जो है उसको एक्सपीरियंस करते रहना, उस खौफ को बर्दाश्त करते रहना इज़ वन ऑफ द वेज़ ऑफ डीलिंग विद इट। तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी मज़ीद मिसाल देता हूँ कि एंग्जाइटी एक्चुअली कुछ हद तक यूज़फुल भी होती है। मिसाल के तौर पे एक स्टडी की गई कि उन्होंने एंग्जाइटी को मेजर किया बाय कप्स ऑफ कॉफ़ी। तो आप यूँ समझें कि अगर किसी ने 1 कप ऑफ कॉफ़ी पिया हुआ है तो उसकी एंग्जाइटी लेट से एक हद तक है, और जिसने 2 कप ऑफ कॉफ़ी पी लिए हैं उसकी एंग्जाइटी और बढ़ गई है, और जिसने 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी पी लिए हैं उसकी एंग्जाइटी और बढ़ गई है, और अब 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी पी लिए हैं तो एंग्जाइटी पीक पे है। अब हमने उनकी परफॉर्मेंस को जब मेजर किया तो देखा कि 1 कप ऑफ कॉफ़ी के साथ परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी के साथ परफॉर्मेंस और बेहतर हो गई है, 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी के साथ परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो गई है, लेकिन 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी पे परफॉर्मेंस इतनी बुरी तरह गिरी है कि 0 कप ऑफ कॉफ़ी पे जो परफॉर्मेंस थी उससे भी नीचे आ गई। सो ये एक और पैराडॉक्स है। एंग्जाइटी जो है अराउजल क्रिएट करती है, मोटिवेशन क्रिएट करती है, अलर्टनेस क्रिएट करती है, और उसकी वजह से हम बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब एंग्जाइटी एक हद से बढ़ जाती है तो अनप्लेजेंटनेस भी एक हद से बढ़ जाती है, और उसकी वजह से हम मफलूज हो जाते हैं, हम काम नहीं कर सकते, ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये भी एंग्जाइटी की एक पैराडॉक्स है कि इट इज़ अ मोटिवेटर येट इट अल्टीमेटली कैन पैरालाइज अस। सो इसका इलाज भी जो है पैराडॉक्सिकल है, उसमें 2 मुख्तलिफ अप्रोचें साथ साथ चलती हैं। पहली चीज़ है रिलैक्सेशन एंड सेल्फ सूदिंग एक्टिविटीज़। रिलैक्सेशन मैं आपको एक और वीडियो में करवा चुका हूँ, उसका लिंक ऊपर है, उसको देखिएगा। उसके अलावा सेल्फ सूदिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? सेल्फ सूदिंग एक्टिविटीज़ से मुराद है मसलन कुछ लोग ड्राइंग करते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे
आर्ट थेरेपिस्ट हैं, साइको ड्रामा एक्सपर्ट हैं, आसिम अमजद साहब। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको उनसे मौका मिले तो आर्ट थेरेपी वगैरह का प्रोग्राम उनके साथ ज़रूर कभी ना कभी कीजिएगा, या साइको ड्रामा का कीजिएगा। और उनका कांटेक्ट जो है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। उसके अलावा म्यूज़िक सुनिए, सूदिंग काम म्यूज़िक जो है वो इंसान को रिलैक्स करती है और सूद करती है। सिमिलरली सम पीपल एंजॉय डांसिंग। कुछ लोग जो हैं वो उन्हें चाहिए कि वो कॉमेडी मूवीज़ देखा करें, हॉरर मूवीज़ वगैरह ना देखें वरना बड़ा बुरा हाल होगा, कॉमेडीज़ देखा करें। सम पीपल एंजॉय रीडिंग, तो मैं कहूँगा रीड अ बुक। इफ़ यू एंजॉय कुकिंग, कुक योर फेवरेट मील। अगर अकेले आप बैठे हैं या फ्रेंड्स के साथ हैं तो सिंग अ सॉन्ग, इट कैन हेल्प यू फील बेटर। एक्सरसाइज कोई कर लें, स्विमिंग अगर आप एंजॉय करते हैं, इट्स एन एक्सेलेंट एक्सरसाइज एंड सूद्स द बॉडी एंड सूद्स द सोल। यू कैन गो फॉर अ वॉक, वॉक बड़ी अच्छी चीज़ है। गार्डनिंग अगर आप एंजॉय करते हैं तो गार्डनिंग शुरू कर दें। शॉर्ट टर्म में अगर कुछ करना है, शावर ले लें, दुआ कर लें अल्लाह ताला से, प्रे टू गॉड, meditate, do some kind of physical activity and the list goes on। और बल्कि मैं recommend करूँगा कि अगर आप इंटरनेट पे जाएं और टाइप करें सेल्फ सूदिंग एक्टिविटीज़, तो सेल्फ सूदिंग एक्टिविटीज़ में बहुत लंबी लिस्ट, आपको हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें नज़र आएंगी जो कि टेम्परेरीली की जा सकती हैं। देखें ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो हम कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं। मसलन एक चॉकलेट खाना जो है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, सेल्फ सूदिंग एक्टिविटी है। वीडियो गेम खेल लेना एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है, एक सेल्फ सूदिंग एक्टिविटी है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस नहीं है, इनमें से बहुत सारी चीज़ें एडिक्टिव हैं, हेल्थ के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। लेकिन हम अभी शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस की या शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस की या शॉर्ट टर्म सेल्फ सूदिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। सो एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी तरफ जो इस साइड है इस पैराडॉक्स की, वो है कि हाँ जी एक तरफ तुम रिलैक्स कर रहे हैं ना, रिलैक्सेशन होगी, दूसरी तरफ हमें एंग्जाइटी को बर्दाश्त करना सीखना है। और एंग्जाइटी को बर्दाश्त करने के लिए, एंग्जाइटी को बर्दाश्त करने की इस्तेदाद पैदा करने के लिए, एंग्जाइटी को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी पैदा करने के लिए हमें अपने आप को एंग्जाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन से एक्सपोज करना पड़ेगा। अब ये चीज़ जो है ये समझनी बड़ी ज़रूरी है। इसको शॉर्ट में मैं ये कहूँगा, डू व्हाट यू फियर। जिस चीज़ से डर लग रहा है वो करें। मसलन फियर ऑफ हाइट्स वाले लोग जो कि हाइट्स पे काम करते हैं, 20वें फ्लोर पे, 10वें फ्लोर पे, और उसे खिड़की से देखना पड़ता है आपको, या आपने कोई टावर चढ़ना है, या आप क्लाइंबिंग पे जा रहे हैं दोस्त और आपको फियर ऑफ हाइट्स है, इस वजह से आप नहीं जा पा रहे, तो आपको अल्टीमेटली अगर आप उस फियर को कॉन्कर करना चाह रहे हैं, फियर ऑफ हाइट्स को, तो आपको हाइट्स पे चढ़ना पड़ेगा, चाहे विद द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, चाहे विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड, चाहे थोड़ा थोड़ा करके, आहिस्ता आहिस्ता करके। अल्टीमेटली दैट विल बी द वे। इसका कोई और मैजिकल तरीका नहीं है। हाँ, उसके साथ ये है कि अगर आप एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेते हैं, तो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली उस मकसद तक और उस मंजिल मकसूद तक ले जाएगा। इसी तरह सोशल फोबिया की बात होती है कि जी लोगों को डर लगता है दूसरों लोगों से। मुझे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि सोशल फोबिया क्या क्योर हो सकता है, तो मैंने उनसे कहा था बिल्कुल हो सकता है और मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो एक स्पेशली अलग से वीडियो तो हो गया इस पर, लेकिन मैं इस मौजू पे अभी कुछ बात करना चाह रहा हूँ। सोशल फोबिया के बारे में मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, मैं उन्हें बड़े सिस्टमेटिकली एक्सपोज करता हूँ कि जनाब आपको एक हजूम में जाने से डर लग रहा है, पब्लिक स्पीकिंग के से डर लग रहा है, किसी और मेजर एक्सपोजर से डर लग रहा है, तो हम उस पर अभी नहीं जाते। अभी एक किसी बंदे से जिससे आप बात करने से घबरा रहे हैं, थोड़ी सी बात करके देखें एज एन एक्सपेरिमेंट, और रिकॉर्ड करें कि उसका नतीजा क्या निकला, कौन सी क़यामत टूट पड़ी, क्या हुआ, ये सारा आपने डॉक्यूमेंट करना है। इसको हम कहते हैं बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट। और ये बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट किन चीज़ों के बारे में होता है? उन्हीं चीज़ों के बारे में होता है जिससे आप डर रहे होते हैं। सो एंग्जाइटी जो चीज़ आप में प्रोड्यूस कर रही है, हम उस सिचुएशन में आपको उस हद तक एक्सपोज करते हैं जिस हद
हद तक आप कंफर्टेबली या अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के जा सकते हैं। तो वहाँ पे हम आपको ले जाते हैं और फिर और अगर आप ख़ुद करना चाह रहे हैं तो करके देखिए। उस चीज़ से जिससे आप डर रहे हैं उसे थोड़ा सा, बहुत थोड़ी मकदार में अटेम्प्ट कीजिए और उसका जो नतीजा निकला उसको रिकॉर्ड कीजिए। और उसको जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे उन पे ऑब्जर्वेशंस कीजिए, रिफ्लेक्शंस कीजिए और उसके बाद दोबारा वही अटेम्प्ट कीजिए। और फिर जब कोशिश कर सकें थोड़ा सा तो थोड़ा सा और कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अटेम्प्ट करें। सो दैट इज़ वन वे ऑफ अटैकिंग सोशल फोबिया। सो अब बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आज जो है इसको यहीं पे बात को कंक्लूड करूँगा। इस सिलसिले एंग्जाइटी पे अभी और बहुत कुछ बात करनी बाकी है, लेकिन आज के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे कंक्लूड कर दूँगा कि हम जो है एंग्जाइटी को एक पैराडॉक्स के तरीके से हमें समझना चाहिए। एंग्जाइटी बहुत पेनफुल होती है, बिल्कुल खौफ की तरह पेनफुल होती है, लेकिन खौफ की सूरत हाल में हम एक सिचुएशन से बाहर भाग जाते हैं। एंग्जाइटी आमतौर पे उन सूरत हाल में होती है जिनसे हम फ़ौरन भाग नहीं सकते और उनसे भागना जो है वो हमारे लिए मुफीद नहीं होता बल्कि नुकसानदेह होता है। तो हमें उस सिचुएशन में रह के उस खौफ को, उस एंग्जाइटी को बर्दाश्त करना होता है और उस एंग्जाइटी को जो है हमें उसे एज अ मोटिवेटर समझना चाहिए, क्योंकि उस मोटिवेशन की वजह से, उस एंग्जाइटी की वजह से हमें अलर्टनेस होती है, फील अराउजल फील होता है जिसमें हम बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब वो एक हद से बढ़ जाती है एंग्जाइटी, तो वो एंग्जाइटी शदीद होकर हमें मफलूज कर देती है। और इस चीज़ को हमें काउंटर करना है दो तरीक़ों से। एक तरीका है रिलैक्सेशन और दूसरा तरीका है एंग्जाइटी टॉलरेंस प्रोड्यूस करना, एंग्जाइटी को बर्दाश्त करने की कुव्वत अपने अंदर पैदा करना, थोड़ी थोड़ी एंग्जाइटी को बार बार बर्दाश्त करके। आज के लिए इतना ही व्यूअर्स, इंशाल्लाह आपसे